नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 29 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी। इससे पहले हमने जीके साइंस का एनालिसिस आपको दे चुका हूं। दोस्तों ये है आपका मैथ और रीजनिंग के भी प्रश्न यहां पे प्राप्त हुए हैं, तो सभी प्रश्नों को यहां पर देखेंगे। बात करें डिफ़िकल्टी लेवल का, तो आज जो है मेरे ख्याल में सबसे आसान पेपर आया था किसी भी पैटर्न से, चाहे जीके की बात करें या फिर मैथ की बात करें। तो चलते हैं, देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। और एक बात मैं फिर से कहना चाहूँगा कि जो मैंने आपको 3 वीडियो मैथ का दिया हूँ उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आ रहा है, मेरी गारंटी है। चलिए दोस्तों देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न आपका आया था, एक घनाभ की भुजाओं का अनुपात 1, 2, 3 में है। यदि आयतन 12, 9, 6 यानी 1296 है तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। अब घनाभ आप जानते हैं, ईंटा आपने देखा होगा, ईंटा के जैसे होता है घनाभ, ठीक है, या फिर माचिस का डब्बा ले लीजिए। तो घनाभ में 3 आयाम होते हैं, LBH होता है। मेरा कंस्ट्रक्शन थोड़ा कमजोर है इसलिए मैं ईंट नहीं बना पा रहा हूँ। घनाभ का आयतन होता है आपका LBH होता है। इसके अलावा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है आपका 2 इंटू पहला गुने दूसरा, लंबाई गुने चौड़ाई, दूसरा गुने तीसरा, ऊंचाई गुने चौड़ाई, और उसके बाद प्लस पहला एंड लास्ट लंबाई और हाइट का गुणन। ये होता है आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यही आपको निकालने के लिए बोला गया है। आयतन आपका दे दिया है, चूंकि ये अनुपातिक वैल्यू है तो ये रियल नहीं होता है, इसीलिए हम 1 दूना 2, 2 तिया 6, 6x³ का वैल्यू आपका जो है दे रखा है कितना, 1296। 6 दूनी की 12, 6 का 6 और 3 पे छका 36। x का वैल्यू आपका आ गया 6। हमारा ओरिजिनल जो भुजा आ गया ये हो गया आपका 6, 12 और 18, ठीक है। अब यहाँ से इस सूत्र में हमको रखना है, तो पहला और दूसरा 12 छक्के 72 प्लस दूसरा और तीसरा 12 गुने 18 करेंगे तो 18 दहन की 180, 18 दूनी की 36 तो 216 और प्लस अब पहला और लास्ट 18 छक्के कितना होता है 108, है ना। तो यही सबको जोड़ के 2 से गुना कर देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यही होता है ना जी, LB प्लस BH प्लस LH 2 इंटू, तो हम यही किए 2 इंटू, अब LBH हमारा ओरिजिनल निकल चुका है तो 12 छक्के 72, 18 12 216, 18 छक्के 108, सबको जोड़ दिए, 108 72 हो गया 180 और 216 कितना हो गया 180 और 216, तो आपका हो जाएगा 196 और 200, 180 और 216 भैया, 180 प्लस 216 तो 396 हो गए। 396 को 2 के गुना करें तो जो आंसर होगा आपका आंसर हो जाएगा 396 दूना 1, 9 8 7, 1 9 6 7, तो आपका 792 राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलते हैं आगे। यहीं पे घन का संपूर्ण पृष्ठ अगर पूछता तो उसमें तो खैर भुजा अलग अलग होता ही नहीं है, लेकिन अगर संपूर्ण पृष्ठ घन में पूछता तो आपका सीधे 6a² होता है, ध्यान रखेंगे, और घन का आयतन AQ होता है, ध्यान रखिएगा, विकर्ण √3a होता है, तो ये सब ध्यान रखना है। घन के अंदर ये घनाभ था, घन और घनाभ, बेलन, गोला, शंकु का एक वीडियो सेपरेट दे रखे हैं। एक प्रश्न यहाँ पे, द्विघात समीकरण का मूल 2 मूल है 3 और -5, तो इसका समीकरण क्रिएट करने के लिए बोला था। बताइए कौन बच्चा छोड़ेगा जी जो मेरा वीडियो देखा होगा। आप जानते हैं द्विघात समीकरण का ओरिजिनल फॉर्म क्या है, ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस c बराबर 0। अब ये a b क्या है ये भी मैंने बताया था भाई, a और b क्या है, जो x² के पीछे जो गुणज है ना, x के पीछे जो गुणज है b कहलाता है, x² के पीछे जो गुणज है a कहलाता है, और c कांस्टेंट रहता है, बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का ओरिजिनल फॉर्म है। समीकरण कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं भाई, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, अगर मैं यहाँ दोनों मूल मान लूँ कि एक अल्फा है और एक बीटा है तो मूलों का योग क्या हो जाएगा 3 प्लस -5, मतलब माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक है। और मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, 5 तिया 15, माइनस के 15 हो जाएगा। मैंने आपको बता रखा है कि भाई जब आपको मूलों का योग और मूलों का गुणनफल पता हो तो समीकरण कैसे क्रिएट करते हैं, और मूलों का योग और गुणनफल तो आप इजी कर ही सकते हैं, वैसे समीकरण से निकालने के जो सूत्र है वो मैं बता दूंगा अभी तुरंत, पहले भी बताया हूँ भैया। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम x² लिखते हैं पहले, फिर माइनस लिखते हैं और मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू x लिखते हैं, प्लस मूलों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा लिखते हैं, बराबर 0 लिखते हैं, और कुछ नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ x² लिख लिया, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है आपका -2 आया है, तो -2 लिख दिया और x डाल दिया। फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है। अब प्लस में कितना हमारा -15 है
तो हमने यहाँ -15 लिख लिया बराबर 0, है ना। अब इसको मैं बैलेंस कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 15 बराबर 0। यही आपका समीकरण है जी। तो यहाँ पे एकदम इजी आपको जो ये सूत्र पता होना चाहिए कि भाई कैसे समीकरण क्रिएट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, इसी में रख के आपको क्रिएट कर देना है। मान लीजिए इससे पहले मैंने जो है आपका फ्रैक्शन वाला करके दिखाया था कि बट्टा में 10/3 था, यहाँ पे x के जगह मूलों का योग 10/3 हो रहा था। तो उस 3 का हमको एलसीएम लेके बैलेंस करना है, ठीक है। और वो 3 जब नीचे हर में रहता है तो इधर 0 से गुना होगा तो इस साइड 0 हो जाता है और ऊपर में समीकरण संतुलित हो जाती है। ये भी हमने एक दिन करके दिखाया था कि जब मूल जो है 3 और 1/3 था, ठीक है। यहां भी करके दिखा दे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर आपका निकल चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। मान लीजिए कि 2 मूल होता है, एक 3 होता है और एक 1/3 होता है, ठीक है। तो इसमें कैसा हो जाएगा, मूलों का योग 10/3 हो जाएगा, है ना। और मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स रखना है, तो मूलों का योग आपका 10/3 इंटू एक्स रख दिए, है ना। और प्लस आपका मूलों का गुणनफल 1 रखना है बराबर 0। अब जो ये 3 आपका झूलता हुआ दिख रहा है ना, इसको बैलेंस करना है तो एलसीएम ले लेंगे तो 3 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस के 10x और प्लस के 3 बराबर 0। अब ये 3 क्रॉस गुना होगा तो ये 0 में मिल जाता है। तो आपका आंसर जो होगा 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3। यही मैं समझाना चाह रहा था कि जब फ्रैक्शन में आ जाए मूलों का योग, ठीक है। तो आई होप आप दोनों तरीके सीख लिए हैं। वैसे कोई भी समीकरण दिया है ax स्क्वायर प्लस bx दिया है, मान लो प्लस c बराबर 0, इसका अगर मूलों का योग पूछे तो माइनस b/a होता है और मूलों का गुणनफल पूछे तो c/a होता है। अब आप द्विघात समीकरण में एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ेंगे, इससे पहले मैंने ऑलरेडी समझा रखा है। एक प्रश्न यहाँ पे कि एक समचतुर्भुज की भुजा 26 और एक विकर्ण 50 है, दूसरा विकर्ण क्या होगा। दोस्तों समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी तो बताए हैं। इस प्रकार की समचतुर्भुज होती है, सभी भुजा बराबर होती है, ठीक है। सभी भुजा इनके बराबर होते हैं। ये जो विकर्ण है एक दूसरे को समकोण पे काटती है, यानी 90 पे काटती है। इसके अलावा विकर्ण जिस बिंदु पे मीट करती है उससे आधा आधा में बंट जाती है, यानी हाफ हाफ हो जाता है। मान लीजिए ये पूरा 24 है तो 12 हो जाएंगे, यहां से यहां तक 12, यहां से यहां तक 12। ये तो हो गई आपका जो है समझने के लिए। आयतन क्या होता है आपका 1/2 गुने समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, माफ कीजिएगा 1/2 गुने d1 गुने d2, माने 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। अब मैं यहां से बना के दिखा देता हूं, इस सवाल को आप भी कर लेंगे, मैं छोड़ दूं कि आप लोग बना देंगे इसको। चलिए एक बता देते हैं, आगे से ध्यान रखिएगा। तो ये आप समकोण पे काटता है। अब भुजा दे रखा है 26, है ना, और एक विकर्ण है 50, तो 50 का उल्टा इतना दूर कितना हो जाएगा 25, मतलब आधा होता है ना, ये आधा 25 और यहां से यहां तक ये 25, है ना, आधा आधा में बढ़ जाते हैं। तो 26 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, क्योंकि ये कर्ण हो गया आपका और ये हो गया आपका लंब, चाहिए कहिए चाहे आधार कहिए, कुछ भी कहिए, ठीक है। तो बड़का भुजा में से क्या होता है, लंब का दो, अगर कर्ण पता है तो लंब का स्क्वायर घटा देंगे तो आधार का स्क्वायर निकलेगा, अगर आधार का स्क्वायर घटा देंगे तो लंब का स्क्वायर निकलेगा। आप पाइथागोरस तो जानते ही हैं, है ना, समकोण त्रिएंगल में। तो यहाँ पे 26 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर 676, 25 का स्क्वायर आपका होता है 625 जी, हाँ 625 होता है ना। तो 676 माइनस 625, तो 6 में से 5 गया तो 1, 7 में से 2 गया तो 5, आई कट गया, तो ये आपका जो है 51 हो जाएगा, है ना। तो ये रूट 51 आ जाएगा, ठीक है, ये रूट 51 आ जाएगा। यहाँ पे कुछ आंकड़े मुझे गलत लग रहे हैं, नहीं तो आपका जो है पाइथागोरस मिला के दिया रहता है और फिर आपका दूसरा विकर्ण निकल जाएगा, तो ये टोटल ये भी रूट 51 होगा, फिर तो 2 रूट 51 आपका आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से कि 26 का स्क्वायर 676 होता है और 25 का स्क्वायर घटेगा, क्योंकि विकर्ण पूरा 50 है, तो यहीं से यहाँ तक हमको मतलब है, क्योंकि ये समकोण ट्रायंगल क्रिएट हो रही है, 4 गो ट्रायंगल क्रिएट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ले लिए तो हमको इसका भुजा का मान निकालना है, तो इसका रूट 51 निकला, तो पूरा विकर्ण कितना हो गया 2 रूट 51। तो इसके हिसाब से अगर कुछ ऐसा दिया रहेगा ऑप्शन, मतलब एकदम इजी वाला, तो आपका जो है इसका मान सॉलिड में आता, जैसे 10 20 25, अगर ये मान ले 13 हो जाता, ये 24 रहता तो 12, ये 5 हो जाता तो 10 विकर्ण हो जाता। लेकिन यहाँ पे जो आंकड़ा है इसके आंकड़ा डिफरेंट लग रहे हैं मुझे, बच्चे ठीक से नहीं बता पाया शायद, तो यहाँ पे यही आंसर आएगा 2 रूट 51। आपको बनाने आना चाहिए भाई, आंकड़ा कुछ भी हो, है ना, आपको बनाने आना चाहिए और कुछ नहीं, क्योंकि एग्जाम में सेम आंकड़े कभी नहीं मिलेंगे, ऐसा जीके नहीं है कि टकरा जाएगा, है ना। एक प्रश्न यहाँ पे कि 50 का 120% पूछा गया, बताइए, इसका सवाल है जी, 50 का 120 मतलब 6/5 से गुना। अब ये 10 हो गए, 10 छक्के 60 आपका आंसर हो गया, 60 हो गया आंसर। यही किया मैंने, 50 गुने 120/100 किए भाई, तो इसको 6/5, इतना तो शॉर्ट आपको याद होना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न आपको सीरीज से देखा गया। सीरीज से इस प्रकार का था कि 0.5, 1.5, 3.5, 6.5, मतलब यहां से जो है हाफ, यहां से जो है पहले में कितना ऐड किया है, पहले में आपका +1, +2, +3, अब हमको +4 करना है,
तो 10.5 हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। एक प्रश्न आपको इस प्रकार से था, ये मैं समझा चुका हूँ, ठीक है, ये मैं समझा चुका हूँ। कोई भी बच्चा ये नहीं बोलेगा जिस दिन मैंने ये समझाया था कि भाई दो समरूप त्रिभुज का आप नामकरण कैसे करेंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और मैंने फिर से समझा रहा हूँ, यहाँ पे फिर से समझिए जो बिल्कुल नए है, ठीक है। मान लीजिए कि ये 50 डिग्री का कोण है और ये 60 का है, 6 5 11 110, तो ये 70 का होगा, क्योंकि तीनों ट्रायंगल के मतलब ट्रायंगल के तीनों कोनों का मान 180 डिग्री होता है। अब मैंने कहा कि भाई ये है 60, ये है 70 और ये है 50। इसका नाम कुछ इस प्रकार है, ABCDEF। अब कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि भाई ABC समरूप DEF, नहीं तो बवंडर हो जाएगा। ABC समरूप DEF अगर इसमें कह दिए तो बवंडर हो गया, एकदम नाश, है ना। तो इसमें क्या कहना पड़ेगा भाई हमें, तो हमें क्या कहना पड़ेगा देख लीजिए। अब कोण ए के एवज वाली कोण किसके पास है, तो कोण एफ के पास है, ठीक है, 50 डिग्री। तो मैं पहले ट्रायंगल को तो कैसे भी लिख सकता हूं, चाहे तो आप DEF पहले लिख लें या फिर ABC लिख लें, लेकिन जो दूसरा लिखेंगे ना वो देख देख के लिखना पड़ेगा आपको नाम, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन डायरेक्ट आता है और इसी से क्वेश्चन आया है, ये यहाँ पर कुछ बनाने को नहीं पूछा गया था। तो ABC मैं लिख लिया पहला। इसके अलावा समरूप आप देख लीजिए, ए के जगह पे 50 है तो एफ है, तो मैं पहले एफ लिखूंगा। इसके बाद मैंने दूसरा स्थान पे बी लिया है, बी का कोण कितना है भाई 70, 70 वाला कोण कौन सा है डी, तो मैं डी लूंगा, FDE। ABC समरूप त्रिभुज FDE लिख सकते हैं ऐसे केस में, ठीक है। तो इसी से प्रश्न आपका आया था। और दूसरी बात, जब समरूप पढ़ रहे हैं तो एक और आगामी शिफ्ट के लिए याद रखिए भाई, समरूप ट्रायंगल में जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है, एरिया 2 लिख देते हैं, एरिया 1। तो एरिया 1 बाई एरिया 2 का जो अनुपात होगा इनके समरूप भुजाओं के, मान लीजिए AB समरूप मतलब समरूप भुजा है, CD लिख देते हैं, तो AB बट्टा CD का स्क्वायर के बराबर होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक जो आज क्वेश्चन आया है कि भाई ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है, और एक आपका जो है DEF ट्रायंगल है, DEF ट्रायंगल है, और बोल रहा है कि AB बराबर DE। अब AB अगर 5 है तो DE भी 5 है, AB बराबर DE हो गया हमारा। AC बराबर EF बोल रहा है, मान लीजिए कि AC 8 है तो आपका जो है EF भी 8 है, EF भी 8 है, EF 8 है। तो दोस्तों इसको समरूप कहेंगे, इसको हम समरूप कहेंगे, क्योंकि दो भुजा बराबर है, एक कोण बराबर होंगे, ठीक है भैया। इसको समरूप सर्वांगसम इसलिए नहीं कह सकते हैं, सर्वांगसम हम इसलिए नहीं कह सकते हैं, अगर ये वाली भुजा 8 दिया होता तब तो सर्वांगसम कहते। सर्वांगसम और समरूप में क्या फर्क होता है कि सर्वांगसम माने एग्जैक्ट वही जो पहला है, माने एग्जैक्ट ABC जो DEF है, मतलब ABC के जैसा ही एग्जैक्ट D मतलब DEF है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं है। आप देख रहे हैं कि AC भुजा के जो है EF बराबर है, तो AC भुजा यहाँ है, EF आपका यहाँ है, तो ये मैच नहीं किया। और है तो अंक बराबर बराबर, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, तो एग्जैक्ट नहीं है तो समरूप कहेंगे, सर्वांगसम नहीं कहेंगे। इसमें बहुत सारे बच्चे ने सर्वांगसम मार दिया होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं कहेंगे। और समरूप और किसकी स्थिति में होती है कि भाई अगर ये 15 है और ये 5 है, अगर अनुपात है, मान लीजिए कि 8 है और ये मान लीजिए कि ये 15 है 5 है, ये 15 है, ये 24 है, ये 8 है ना, तो 3:1 में है ना, तो फिर भी समरूप होगा, ठीक है। तो समरूप में एक जैसा अलाइक होना चाहिए, लेकिन पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं। सर्वांगसम में पूरी तरीके से परफेक्ट चाहिए, जैसा पहला वैसे ही दूसरा, ठीक है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, खैर ये चैप्टर बहुत बड़ा है दोस्तों, ऐसा हल्के में न ले, क्योंकि किसी त्रिभुज के अंदर समांतर वाली प्रॉपर्टीज भी मैंने बता रखा है शॉर्ट में। जैसे ही समांतर एक भुजा होती है किसी भुजा के समांतर, तो ये त्रिभुज दोनों समरूप हो जाते हैं, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एक प्रश्न आया था आपका कि x माइनस वाई का जो अंतर है या 18 है, और दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर जो है 360 है। अब क्या है भाई, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर पे मैं पहले काम करूंगा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 360 लिख लिया। अब इसकी मैं क्या लिख सकता हूँ, तो x प्लस वाई लिख सकता हूँ, इसको इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकता हूँ भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो 360 और x माइनस वाई का वैल्यू मुझे पता है, तो यहाँ से मैं इसको किया डिलीट और इसके नीचे में मैंने 18 रख दिया, ठीक है। 18 दूनी की 36, तो आपका जो है 20 आ गया x प्लस वाई का वैल्यू। x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया। और x माइनस वाई की वैल्यू आपको पहले से पता है कितना, 18 आ गया। मैंने एक दिन बताया था कि भाई जब x प्लस वाई या a प्लस बी एंड a माइनस बी का मान पता हो और इसके पीछे में कोई भी गुणज नहीं हो, आप देख रहे हैं x के पीछे कोई गुणज नहीं, y के पीछे कोई गुणज नहीं, x के पीछे कोई गुणज नहीं, y के पीछे कोई गुणज, तो गुणज नहीं है तो बड़ा वाला तो हमेशा x होगा, क्योंकि इसमें से कुछ घटने के बाद भी कुछ मान मिल रहा
है ना। तो बड़ा वाले का मान निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो 20 18 38 बट्टा 2 मतलब 19 हो जाएगा आपका x का वैल्यू, और y का वैल्यू मतलब दोनों को घटा के 2 से भागता, 20 में से 18 गया तो 2, दूसरे को 2 से भाग दिया तो 1। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। तो बड़ा वाला का मान पूछ रहा है तो 19 हो जाएगा। आप सॉल्व भी करेंगे तो यही बात होगी। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि किसी वस्तु को 8% हानि पर बेचने के बजाय 8% लाभ पर अगर बेच दिया जाए तो दोनों में विक्रय मूल्य के अंतर क्या होगा, और कोई भी आंकड़ा नहीं दिया था, सिर्फ ऐसे लैंग्वेज में पूछा गया था। तो मान लीजिए कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है ये है आपका 100 रुपया, है ना। तो 8% हानि पे लॉस पे बेचिए, तो लॉस पे बेचे तो 92 रुपया में बिका, और लाभ पे बेचिए, प्रॉफिट पे बेचिए 8% लाभ पे, तो 108 रुपया में बेचा। अब विक्रय मूल्य का अंतर क्या है भाई, हाँ 8 8 16 रुपए की अंतर है। डायरेक्ट रुपया पूछ रहा था, परसेंटेज में नहीं, ठीक है। 16 रुपया आंसर है, ठीक है। 16 रुपया का अंतर आ जाएगा अगर 8% हानि पर बेचने के बजाय 8% लाभ पर बेचे। तो विक्रय मूल्य का अंतर पूछ रहा है ना, इसीलिए 16, क्योंकि 8% हानि पे आप बेचेंगे तो 92 में बेचेंगे 100 रुपया का चीज, 8% लाभ पे बेचेंगे तो 108 में बेचेंगे। तो ये गूगली था, ठीक है। ये 92 और 108 में दोनों में अंतर पूछ रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, टाइम एंड वर्क को सब दिन टारगेट किया जाता है। एबीसी किसी काम को 9 15 21 दिन में करते हैं, तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। काफी गुगली है ये, तो तीनों का पहले इफिशियंसी निकालेंगे एलसीएम विधि से। तो 21 15 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, तो 21 दूना के 42 नहीं कटेगा, 63 भी नहीं कटेगा, 84 कटेगा, 105 कट जाएगा क्या, 105 9 से काटते हैं, 9 नहीं कटेगा जी, 105 भी नहीं कटेगा। तो चलिए कर लेते हैं, 9 15 21, 3 से लगाते हैं, 3 तिया 9, 3 पचे के 15, 3 सत्ते के 21। अब हमारा 3 आ गया, अब तो कटेगा नहीं, 5 तिया 15 सत्ते 105, तो 105 गुने 3 तो 315 हो जाएगा हमारा एलसीएम। 15 सत्ते 105 तिया 315, तो 315 हमारा आंसर हो, मतलब एलसीएम हो गया 315, है ना। 315 एलसीएम हो गया। अब 9 से इसको इफिशियंसी निकालिए पहला आदमी का, तो 9 से भाग देंगे इसको, 9 तिया के 27, 4 पर 5 45, तो 9 पचे के 45, इसकी इफिशियंसी 35 निकल चुकी है। अब इसके बाद 15 से लगाएंगे, 15 दूना 30, 21 निकल चुकी है। इसके बाद 21 से लगाएंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा आ गया है, 21 से लगाएंगे तो 15, ये तीनों इफिशियंसी निकल गया। अब तीनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, तो भाई एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, 5 1 6 5 11 के एक हाथ में 1 4 2 6 1 7, एक दिन में 71 काम कर रहे हैं। तो हमारा 315 काम है, तो 315 बटा 71 दिन लगेगा, ठीक है। ये जो भी कट के आएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7 पंचे 35, 7 चौका 28, 4 पूर्णांक 280 या 4 84 और 16 15 31, 4 पूर्णांक 31 बट्टा 71 आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आपसे टाइम एंड वर्क से फिर पूछ रखा था, लेकिन इसमें झोल है, और ये झोल वाला प्रश्न मैं अपने मन से आपको बता रखा है, ठीक है। एलसीएम विधि से वो भी कि एबीसी 12 15 30 दिन में काम करते हैं, 2 दिन एक साथ काम किया, तो पहले मैं एलसीएम निकालूंगा 12 15 30 का, तो 30 दूनी के 60 हमारा हो गया एलसीएम। अब 60 हो गया तो ए की इफिशियंसी 5, बी की इफिशियंसी 4 और सी की इफिशियंसी 2 निकला। अब 2 दिन तीनों साथ में काम कर लिए हैं, तो 2 दिन जो है तीनों साथ में काम किया है, तो 2 दिन में कितना काम हो गया होगा भाई, तो 5 4 9 2 11 काम एक दिन में, तो 2 काम 22 दिन, 2 काम जो है 2 दिन में 22 काम समाप्त, ठीक है। 22 काम हो गया। उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, अब ए जो है महकमा से निकल गया बाहर। इसके बाद काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो काम पूरा कब हुआ। अब मुझे बताइए इस काम में लास्ट तक कौन डटा रहा, तो सी रहा लास्ट तक डटा। अब मैं मान लेता हूं कि भाई एक्स दिन में काम समाप्त हुआ होगा, है ना। मान लेते हैं कि काम जो है एक्स दिन में समाप्त हुआ रहेगा, तो मैं मान लेता हूं कि 2 दिन में 22 काम हुआ, है ना। तो 22 काम मैं इसमें से पहले घटा दूंगा, तो 10 में से 2 गया तो 8, और ये आपका है 5 में से 2 गया तो 3, 38 काम है, ठीक है। और ये हमारा सीन से बाहर है और 2 दिन तक काम हुआ है, ठीक है, और 38 काम रिमाइंडर है, इस विधि से भी बना सकते हैं। तो 38 काम है और ए का तो मैं अब भूल गया क्योंकि हट गया है ये। अब बी मान लीजिएगा, अब 38 काम एक्स दिन तक चला है, तो बी कितने दिन पहले काम छोड़ दिया, 3 दिन पहले, तो एक्स माइनस 3 दिन तक रहा बी, और बी की एफिशिएंसी कितना है 4, ठीक है। इसके बाद प्लस सी लास्ट तक डटा रहा, तो 2x लिखना पड़ेगा क्योंकि एक्स दिन तक डटा रहा, और इसके बाद कितना काम किए 38 काम किए,
ठीक है। तो 4x प्लस 2 6x बराबर कितना हो गया 41 हो गया। 38 नहीं जी, 6x बराबर कितना हो गया, ये माइनस के 12 हो जाएंगे। 38 और 12 कितने हो जाते हैं 50। हाँ 38 और 12 50 हो जाते हैं। तो 6x बराबर 50 हो जाएंगे। ये माइनस 12 इधर आके जुड़ेगा भाई, तो 6x बराबर आपका जो है 50 हो जाएगा। तो x बराबर 50/6 हो जाएगा। तो 50/6 दिन तो यहाँ लगा और 2 दिन पहले काम हुआ था, क्योंकि मैं a को निकालने के लिए ही मतलब पहले ही काम घटा दिए थे, 22 काम हो गए 2 दिन में, है ना। तो आपको यहाँ पे 2 दिन और जोड़ना पड़ेगा 50/6 में। तो 50 और 12 कितना हो गया 62/6। तो द्वितीया के 6 31। तो 31/3 दिन में काम जो है पूरा हो गया है। अब करके देखिएगा, दूसरे विधि से इतना ही आंसर आना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे काम को पहले घटाया हूं। मैं नहीं भी घटाता तो भी चल जाता, ठीक है, मैं नहीं भी घटाता तो ही चल जाता। तो कैसे चलता पता है, एक का 2 ही दिन का काम लेते है ना, एक का हम 2 ही दिन का काम लेते हैं तो 10 काम होता, ठीक है। इसके बाद 4 जो है 4 यहाँ से कुछ मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर से कर लेते हैं दोस्तों, फिर से कर लेते हैं, मामला कुछ गड़बड़ मुझे लग रहा है ना। यहाँ पे 60 एलसीएम आया था, ए की एफिशिएंसी 5 और इसका 4 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। ए 2 ही दिन तक काम किया, इसके बाद ये हट गया, ए की एफिशिएंसी खत्म, है ना। तो इसका 10 काम हो गया 2 दिन में। इसके बाद ये बी जो है 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो x दिन में अगर काम पूरा हुआ होगा तो 4 × x-3। इसके बाद c लास्ट तक डटा रहा और इसी के बराबर में है 60। तो ये हो गया आपका 50, इधर आके ये 10 घट जाएगा तो आपका हो गया 50 और 4 2 6x और माइनस 4x 2 6x और माइनस 12, तो 50 12 62 बराबर 6x। तो x बराबर 62/6। यहाँ से भी सेम ही आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। इससे पहले भी जो मैं बनाया वो भी सही है, ठीक है। तो दोनों तरीके आप अपना सकते हैं। यहाँ जो मैं किया हूँ ये फिर से देख लीजिए। 60 हमारा एलसीएम आया, सबका एफिशिएंसी अलग अलग निकाल लिए, 5 4 2। इसके बाद ए 2 दिन काम किया तो 10 ए हट गया। इसके बाद मान लेते हैं कि काम x दिन में समाप्त हुआ, तो x से 3 दिन x-3, क्योंकि 3 दिन पहले भी काम छोड़ दिया है और c लास्ट तक डटा रहा, तो 2 की एफिशिएंसी के साथ तो 2x हो गया। सबको जोड़े बराबर 60 करके देखे तो 62/6x का वैल्यू आ गया। चलते हैं आगे। एक प्रश्न हमारा यहाँ पे था कि 5 साल पहले 2 व्यक्ति की उम्र का अनुपात 4:5 है। अब 5 साल की पहले की जब भी बात करते हैं, 2 व्यक्ति में मान लेता हूं कि x और y है, ठीक है, और इनके 5 साल के पहले की जो आय है, ये आपका मतलब आयु है 4-5 में है, और 2 साल के बाद इनका अनुपात जो होगा 5-6 में हो जाएगा। तो इसको आप जो है समीकरण में यहाँ बना देता हूं, आप सॉल्व की लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे 2 साल के बाद ये अनुपात विधि से भी बनाया जाता है, लेकिन अगर आप आज ही सीख रहे हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 साल के बाद करेंगे तो x+2 y+2 और बराबर कितना 5/6। इनसे 2 समीकरण क्रिएट होगा, या फिर ऑप्शन में जो मान रहेगा उसको देख के भी संतुष्ट करा के आगे हम निकल सकते हैं। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, बहुलक माध्य और माध्यिका में संबंध स्थापित करना, लेकिन इस प्रकार का नहीं था कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, इस प्रकार का नहीं था। आपको जो है आंकड़ा दे रखा था कि इसका वैल्यू कुछ x है, इसका y है और इसका मान लीजिए z है। इसमें रिलेशन पूछ रहा था, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3y - 2z, ठीक है। तो इसको उल्टा पुल्टा घुमा दिया था, जैसे 2z बराबर 3y + x बट्टा 2 कर दे z का वैल्यू। इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, आपको जो है सही चुनाव करना था। तो जिसको ये सूत्र पता है कि भाई बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, तो वो छोड़ के नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा क्योंकि अलग अलग समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद आपको डायरेक्शन से 2 सवाल देखने को मिले हैं। आपको पजल से जो है ये जो सीटिंग वाली होती है वहां से क्वेश्चन मिले हैं। इसके बाद इसके अलावा और क्या बताया था, हाँ, इसके अलावा आपको जो है सेलोलिज्म जो होता है वहां से 3 प्रश्न देखने को मिले हैं, और एक जो है पूर्वाग्रह जो कथन निष्कर्ष होता है कि भाई अच्छा मतलब सही प्रतीत नहीं होने पर भी अच्छा तर्क दे, तर्क वितर्क से, वहां से एक क्वेश्चन आए हैं। तो कुल मिलाकर आज का शिफ्ट काफी इजी रहा, जीके और मैथ के लिए भी। अटेंडेंस की बात करें तो 45% बताया बच्चे ने, और जो क्वेश्चन अटेंड की बात करें तो क्वेश्चन जो है कोई 85 किया है, कोई 80 किया है, यानी 70 से 80 जो है औसत रहा है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।